Dear IAS aspirants, all brothers and sisters watching this video, आप सबको IAS ज्ञान बाई डॉक्टर GGS की तरफ से नमस्कार। आज जो टॉपिक लिया है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पिछले 2 साल से करंट टॉपिक रहा है और अगले 22 साल तक हर साल करंट टॉपिक कहलाएगा। और ये टॉपिक है विकसित भारत कैसे बनेगा, कैसे कहलाएगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा। जो आजकल आईएएस के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें बहुत से कैंडिडेट से जब हम ये पूछते हैं कि विकसित भारत की रेसिपी क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे विकसित भारत को दुनिया के लोग, तो उनका जवाब होता है स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, युवा पर, महिलाओं पर, इन पर फोकस करेंगे तो विकसित भारत बनेगा। अगर उनसे पूछे कि फिर कोई एजेंसी है कि जो रिकॉग्नाइज करेगी अब ये विकसित भारत हो गया, तब उनको एकदम स्ट्राइक करता है ड्यूरिंग इंटरव्यू कि नहीं सर, वो पर कैपिटा इनकम जिस देश में रिच कंट्रीज़ के बराबर होती है वो विकसित भारत या विकसित कंट्री कहलाता है। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो कि जो हमारे ग्राफिक्स बनाते हैं और सारी वीडियोग्राफी और जो एडिटिंग करते हैं, सोशल बज़ की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपसे ये उम्मीद रखूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें अपने और उन साथियों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो अब सिलसिलेवार अगर शुरू करें तो जिस तरह से हम देखेंगे कि इसका वर्क फ्लो क्या होगा, तो इस वीडियो का वर्क फ्लो होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर और इसके अलावा जब चीफ सेक्रेटरी के साथ पीएम की जो चीफ सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी 2023 में शायद, तो उसमें ये बताया था कि अब हम विकसित भारत का सपना ले रहे हैं और 2047 तक इसको बनाएंगे। तो अब इसमें एक आर्टिकल था 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में राधा गोयनका का, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब हमें उन कंट्रीज से सीखना पड़ेगा जो 3000 BC में कहीं भी नहीं थे। इंडिया की सिविलाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन आर्किटेक्चर, कवर्ड सीवेज, इतना डेवलप्ड इंडिया था। तो और उस टाइम लगभग ब्रिटिशर्स के आने तक इंडिया जो है 27% वर्ल्ड का GDP था। तो हम जब इतने विकसित थे, अब हमें उन्हीं देशों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उनकी नकल करनी पड़ेगी। तो क्या हम अपने हिसाब से इंडिया को विकसित बना सकते ही नहीं, लेकिन चूँकि जो ट्रेंड चला आ रहा है तो हमें वही करना पड़ेगा जो बाकी विकसित भारत की डेफिनेशन में शामिल होता है। अब सवाल यह है कि डेफिनेशन क्या है विकसित भारत की। तो इसमें वैसे तो वो कंसेप्ट चेंज हो गया डेवलप, लेकिन अब इन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF ने हालांकि डेवलपिंग की डेफिनेशन को अवॉइड किया है बताना, लेकिन ये जरूर कहा है कि 4 कैटेगरीज में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को बांटा है। हाई इनकम इकोनॉमीज़ है जिनका 2023 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि जिनकी पर कैपिटा इनकम यानी GNI पर कैपिटा $14,005 है या उससे ज़्यादा है। अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज वो हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है $4,516 और $14,005 के बीच में है। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी वो हैं जिनकी आय प्रति व्यक्ति आय 1146 और 4516 के बीच में। और इत्तेफाक से इंडिया इसी कैटेगरी में लगभग $2560-70 के साथ 2023 के मापदंड के अनुसार फॉल करता है। और लो इनकम ग्रुप यानी कि पुअर इकोनॉमी वो जिनकी वार्षिक पर कैपिटा इनकम जो देश के नागरिकों की है वो $1140 से कम है। तो
अब इसका मतलब ये हो गया कि लोअर इनकम ग्रुप से हमें 2 जंप मारने पड़ेंगे और करीब-करीब 7 या 8 टाइम्स हमें 2540 या 70 जो हमारी पर व्यक्ति आय है डॉलर्स में, वो 14,005 तक लाने के लिए। तो अब इसमें करना क्या होगा, ये इसके मापदंड जो तय किए हैं और इसमें कई आर्टिकल्स अगर आप देखें उसमें, एक तो पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होनी चाहिए, और वो वृद्धि कितनी होनी चाहिए, जो अरविंद पानागड़िया जो हमारे 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सी रेसिपी बताई है। उसमें बताया कि अगले 22 साल तक अगर हम 7.3% की पर कैपिटा इनकम को कंसिस्टेंटली पाते रहें तो हम विकसित भारत की रेंज में आ जाएंगे। इसके लिए ये भी जरूरी है कि कंसिस्टेंटली हमारा 7.9% ग्रोथ होना चाहिए जीडीपी का, और ख़ास तौर से लास्ट के 2040 से 47 तक बीच में, तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए 7.9% ग्रोथ जीडीपी की। प्लस और क्राइटेरिया है जैसे रिडक्शन इन इनकम इनइक्वलिटीज़ इन ए कंट्री, क्योंकि यहाँ जैसे ब्राज़ील में और सारे ब्रिक्स देशों में बहुत इनइक्वलिटी ज़्यादा है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है कि 25% जो टॉप के लोग हैं वो 75% धन है उनके पास, 75% गरीबों के साथ। तो ये भी इनइक्वलिटी कम अगर हो सकती है तो। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, स्किलिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमेशन में, टेक्नोलॉजी में, इन सब में जो टॉप की प्रोग्रेस होगी तब जाके कोई विकसित कंट्री कहलाएगा, जो यूरोपियन है और बहुत से कंट्रीज़ हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं कि जो प्रोफेसर अशोक गुलाटी जो इन्फोसिस चेयर हैं आई करियर के, जो एग्रीकल्चर पे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बताया था कि पहले जो देखिए हमें हिंदू ग्रोथ बड़े कंटेम्पचुअस वे में यूज़ करते थे, 3 से 5% का रहा ऑलमोस्ट आज़ादी से 1980, 85, 90 तक। लेकिन उसके बाद हम 67 साल में, यानी ये समझिए आप कि 1947 से 2014 तक हम 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाए 67 साल में। लेकिन अगले 10 साल में यानी 2024 तक हम 2 ट्रिलियन और ऐड करके 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर 5वें नंबर पर आ गए। लेकिन फास्ट प्रोग्रेस इंडिया इतनी कर रहा है कि अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन हम फिर ऐड कर सकते हैं और तीसरे मोस्ट रिच नेशंस की कैटेगरी में आ जाएंगे इकोनॉमी के हिसाब से। और इस तरह से हम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा। तो अब हमने देखेंगे कि 2004 से 2014 तक $624 से $1,560 तक हम पहुंचे हैं, करीब 2.5 टाइम्स है जो शुरुआती हमारे जो पीरियड रहा। अब $2,411 से हम 2,570 तक आ गए हैं 2022 से 2023 में। अब हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हमारे आड़े आ सकते हैं। एक तो पॉपुलेशन, तो 2070 तक हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो 0.6% से बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखना होगा। तो जीडीपी को मतलब पर कैपिटा इनकम को नीचे ले आई, कोई जीडीपी इज नथिंग बट डिवीजन बाय पॉपुलेशन। और दूसरी है इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन अगर 4% जो अब कांस्टेंट रखा हुआ है भारत सरकार ने, तो अगर वो बढ़ गया या कोई और आपदा आ गई जैसे कोविड वगैरह, तो फिर मुसीबत आ जाएगी और ये जीडीपी का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो उस पर ध्यान रखना है, उस पर भी कंट्रोल रखना है। और बहुत से फैक्टर हैं जो बाद में बताऊंगा। तो एक हरीश दामोदरन ने एक कंपैरिजन किया चाइना का और इंडिया का, तो बड़ा अफसोस होता है कि चाइना जो 1948 हमारे बाद जो है वो आज़ाद हुआ, लेकिन उस टाइम उसकी 23% जीडीपी हमसे ज़्यादा थी, लेकिन पर कैपिटा इनकम उसकी करीब 348 यानी हमसे भी कम थी। लेकिन उसमें जो है जो प्रोग्रेस की है वो कमाल की है, यानी वो 1990 से
22 तक जो चाइना के ईयर्स कहलाते हैं डेवलपमेंट के, उसमें 46 टाइम्स चाइना का जीडीपी ग्रोथ हुई है, जबकि हमारे इंडिया की ग्रोथ सिर्फ 11 फोल्ड हुई है। पर कैपिटा इनकम में देखा जाए तो उनकी पर कैपिटा इनकम कम थी 348, उनकी अब 12,720 2022 तक हो गई, जबकि हमारी सिर्फ जो है वो बढ़ी है 369 से 24 से 11। हालांकि हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उस कंट्री ने बहुत से ऐसे मेजर लिए हैं जो हमारी डेमोक्रेसी है, बहुत से हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन अब हम देखेंगे क्या हम सचमुच विकसित भारत बन सकते हैं। तो पनगड़िया जी कहते हैं, और भी बहुत से एजेंसीज हैं और एक्सपर्ट्स कहते हैं यस, अगर हम मिशन मोड में आए, बिजनेस एज यूजुअल नहीं बन सकते। उसके लिए बहुत से मेजर्स ले सकते हैं। एक तो हम 4 चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एक तो युवा है, जो हमारे अभी 2025 के बजट में भी एम्फेसिस किया गया। युवा हैं, गरीब, महिलाएं और अन्नदाता। युवा जो हैं उनको स्किल डेवलपमेंट चाहिए, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और हायर एजुकेशन, इन सब के थ्रू हमने बहुत सरकार ने कोशिश की है कि स्किल डेवलपमेंट हो। गरीबी यानी कि लेबर इंटेंसिव हम लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें, गरीब को आगे ला के आएँ, क्योंकि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है लेबर इंटेंसिव, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, गारमेंट्स हैं, इनमें अगर गरीबों को लगाए, एम्प्लॉयमेंट दें, और भी बहुत से कारण मैं बताऊंगा आगे, तो उससे हमारे जो विकसित भारत की तरफ कदम हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं का नॉट ओनली एम्पावरमेंट बट महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो भी 30% के लगभग है, वो 45% तक अगर हम लेके आए, उसके लिए हमें लेबर लॉज भी करने पड़ेंगे। वीमेन के लिए बहुत से दरवाजे खोलने पड़ेंगे स्किल डेवलपमेंट के। लास्ट में एक और कैटेगरी है अन्नदाता की, यानी अगर एग्री ग्रोथ जो हमारी पिछले कितने सालों से देखो अब तक भी 3.3% है, और इसमें 45% पॉपुलेशन वर्कफोर्स काम कर रहा है, जबकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सिर्फ 18%। तो बहुत दकियानूसी हम मेजर्स हैं और उनमें सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है बहुत हाई लेवल पर। और ये स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में क्या हुआ, मेरा एक अगर आप वीडियो देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा हर चीज़ में। हमें जैसे हम आईसीटी में नंबर 1 है वर्ल्ड में बेचने में सॉफ्टवेयर, लेकिन यूज़ करने में इंडिया के अंदर आईसीटी में हम 105वें या 6ठे बॉटम में है। तो हमें वो सब ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, ई गवर्नेंस लाना पड़ेगा, डिजिटल गवर्नेंस। उससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। बैंकिंग सेक्टर में कमाल किया इंडिया ने, वो सब देखना पड़ेगा। और हमें अपनी प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो लेबर इंटेंसिव चीज़ें हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हम अब आईफोन, हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए, मेक इन इंडिया, बहुत से मेजर ले रहे हैं। अगर उस पर कंटिन्यू करें उसी ग्रोथ को तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए बहुत सी चीज़ें और करनी पड़ेंगी, जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसमें क्या करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब पर जोर देंगे तो हमारा विदेशी प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे और डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आएंगे। और लेबर रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं जो हमारे इस बजट में नहीं आए। तो लेकिन हमने कई चीज़ों में बहुत उन्नति की है, जैसे टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, पक्का हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत अभी लेकिन बहुत से काम करने वाले। जैसे भी एक देश एक टैक्स, जीएसटी में बड़ा अच्छी, लेकिन इसको अभी भी लोग डरते हैं टैक्स से, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, यूज़र फ्रेंडली बनाना है। तो और एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है एग्री ग्रोथ। तो प्रोफेसर अशोक गुलाटी का इसमें कहना है कि अगर ये एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ाया तो सब कुछ पीछे रह जाएगा। 25% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रह जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्री ग्रोथ को जो हमारी सिर्फ 3.3% थी, 45% वर्कफोर्स, उसमें वर्कफोर्स को कम करना पड़ेगा, यानी वो 30% तक लाएंगे। और
ग्रोथ 3.3% से 7.8% तक लेके आएंगे। अब सवाल है 15% जो वर्कफोर्स है वो कहाँ जाएगी, उसे हाई प्रोडक्टिविटी एरिया में यूज़ करेंगे, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, लेबर इंटेंसिव, टूरिज्म, सनराइज इंडस्ट्रीज़ में उनको लगाएंगे। और इनको फार्मर्स के लिए क्या करेंगे कि एक बजाय सब्सिडी के चक्कर में हम एग्री R&D बढ़ाएं, इनोवेशन लाएं, वाटर का प्रॉपर यूज़ करें, जो ड्रिप सिस्टम है, चेक डैम्स हैं उन पर करें, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करें, फार्मर्स के लिए पैन इंडिया मार्केट क्रिएट करें, ई-कॉमर्स जो सबके लिए हम करें, तो हमारी ग्रोथ बढ़ सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, और हम अगर ये इन्वेस्टमेंट का भी रेशो मैंने बताया कि बढ़ना चाहिए, तो यहाँ एक भास्कर चक्रवर्ती और डेनियल लॉ ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, ग्रीन पाथ फॉर ग्रोथ। इसमें ये दुख की बात है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एक्सेसिव हीट जो लेबर की एफिशिएंसी कम करेगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो 2.8% तो जीडीपी कम हो जाएगा। एक्सट्रीम हीट से लेबर की इंटेंसिटी और एफिशिएंसी वो करीब 2.5% तक कम हो जाएगी 2030 तक। तो कार्बन हमारे जो कार्बन कॉस्ट पेनल्टी जो पड़ती है उस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा 1 to 2% जीडीपी नीचे आ जाएगा। ऑयल का इम्प्रूवमेंट हम इंपोर्ट इतना करते हैं, उन सब पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब हम अगर एग्री रिफॉर्म्स और ग्रीन क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा भी होगा, अगर हमने इस पर ध्यान दिया तो 50 मिलियन जॉब्स 2070 तक, 3.7 मिलियन जॉब 2030 तक एडिशनल आ जाएंगे अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर काम किया। तो इस सारे मेजर्स हैं, बहुत खुशफहमी में रहने की जरूरत है और मेहनत से हम सब लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।